हेलो दोस्तों, कैसे हो? कॉग्निटिव ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। चलो आज हम देखने वाले 10th साइंस 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट। तो उसमें क्या करना है हमें? चलो आगे का टॉपिक है, चलो जस्ट रिवाइज करते हैं। हमें पता है ये पीरियोडिक टेबल है। ओके, नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। हमें ये पता है एस ब्लॉक यहाँ पे होता है, ये जो होता है डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये ब्लॉक है। यहाँ पे जो है नोबल गैस, ओके, ये 1 2 3 to 10 है, 3 to 12 यहाँ पे होता है, ये 13 to 18 ग्रुप। तो ये ग्रुप है, तो ये हमने पढ़ा है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ एक की साइड जो होती है मेटेलिक होती है, वहाँ पे नॉन मेटेलिक होती है। तो हमें क्या करना है, एटम का स्ट्रक्चर भी हमें पता है। ये न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। ओके, क्या होते हैं, सेल। तो कौन कौन से सेल होते हैं, के एल एम एंड एल। उनकी कैपेसिटी भी पता है, के में 2 होता है, एल में 8, एम में 18 और एन में 32, ये भी पता है हमें। तो क्या करना है, आगे क्या करना है, तो आगे हमें देखनी है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, पहले वैलेंसी समझने से पहले हमें ये रूल समझना पड़ेगा, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल यानी हर एक आपको पता है, ईच एंड एवरीथिंग्स आर मेड अप इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम द फ्रॉम द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, जो 118 एलिमेंट्स है, सबसे बनी हुई, सबसे सब चीज़ें वर्ल्ड में उनसे ही बनी। तो ये अगर सबसे सब चीज़ें अगर एटम से बनी होगी तो एटम तो स्टेबल और स्टेबल का खुद को स्टेबल बनाने में कुछ तो करेगा ना वो, सही कि नहीं? तो कुछ तो करे, तो क्या करेगा, तो वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट रूल यानी क्या होता है, जो हर एक सेल में, हर एक एटम की सेल होती है और हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम पढ़ पाए, या लास्ट लेक्चर में भी लिया था, वो देख सकते हैं हम। हमने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, कौन से भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो भी दिया है। तो आउटर मोस्ट सेल जो होती है ना, द तो ऑक्टेट रूल के बारे में क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो ऑक्टेट रूल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, और ऐसे भी बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, इन शॉर्ट बोल सकते हैं द 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो एटम की बाहर की सेल जो होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्यों चाहिए, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट रूल क्यों कंप्लीट करता है, ऑक्टेट रूल क्यों फॉलो करता है, तो स्टेबिलिटी के लिए। हर एक एटम अगर ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा, फॉलो करेगा, तो उसको वो स्टेबल बन जाएगा। और हर एक एटम खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, बल्कि वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है, फॉलो करता है। तो ये जो ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए जो आउटरमोस्ट सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स की चीज आवश्यकता होती है, उसी के बेसिस पे वैलेंसी कंसेप्ट आती है। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे बोल सकते हैं, वैलेंसी किसको बोल सकते हैं, तो वैलेंसी होती है, चलो पीरियोडिक टेबल कर देता हूँ, बाद में फिर जरूरत पड़े तो कर लेंगे हम। तो वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी number of electrons required to complete its octet of an atom, और the number of electrons required to atoms, ऐसे बोल सकते हैं atoms to complete its octet। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसका मतलब कोई भी एटम होगा
उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे, आउटरमोस्ट शेल में। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बोलते हैं वैलेंसी। जैसे चलो फॉर एग्जांपल में देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 70। चलो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रिवाइज करते हैं। तो पहले सेल की कैपेसिटी 2 होती है, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। दूसरे सेल की कैपेसिटी 8 होती है, तो इसलिए यहाँ पे 8 आएगा। और तीसरे कैपेसिटी तीसरे सेल की कैपेसिटी 18 होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने बचते, 2 एंड 8 10 7 बचते, तो लास्ट सेल में कितना आएगा, 7। तो क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के लास्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स। और हमारा रूल क्या, ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्लोरीन को। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन लेता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी द गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम टू द फर्दर स्टेबिलिटी। ओके, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। ओके, कितने होते हैं, 1। देन हम और एक ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट लिया हमने, एस ब्लॉक एलिमेंट लिया सपोज Mg। ओके, क्या लिया हमने, Mg। तो Mg अगर लेंगे हम, Mg का एटॉमिक नंबर है 12, तो कैसे लिख सकते हैं, 2 8 2। तो बाहर के सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाहर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन। उसको कितने चाहिए, कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप ही सोचो, 2 से 8 हो सकता है क्या, नहीं, 2 से 8 हो नहीं सकता। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, इतना कौन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास और 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे देगा। जैसे मान लो आपके पास 5000 है और सामने वाले से बोलते हैं तुम 15000 दे दो, 20000 में कुछ तो करेंगे, ऐसा थोड़ी होता। तो सामने वाला बोलेगा मैं ज्यादा कुछ क्यों दूं। तो वैसे एटम का वही रूल है। तो अगर इसके पास 2 है और 2 होने के बाद वो 6 नहीं ले सकता, तो इसका मतलब एक तो करेगा, एक तो ले नहीं सकता, तो दे सकता है ना। तो ये क्या करेगा, एक 2 दे देगा। तो जब 2 दे देगा तो क्या होगा, ये 2 जाएंगे तो 8 बचेगा ना। और एटम को क्या करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, इसका मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब 2 देने से अगर 8 होता है तो 8 2 देगा, 8 कंप्लीट होगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा और स्टेबल बनेगा। इसलिए मैग्नीशियम 2 देगा, तो इसलिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी वो होगी 2। समझ में आया कैसे आता है। ओके, ऑक्टेट रूल ध्यान में रखो, नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ओके, उसी पर डिपेंड होती है वैलेंसी, और वैलेंसी के हिसाब से होता है ऑक्टेट रूल। ओके, हो गया वैलेंसी। तो और एक कंसेप्ट है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क है, तो फर्क ऐसा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में फर्क ऐसा होता है कि वैलेंस और वैलेंसी दोनों शब्द में अंतर देखिए। वैलेंसी यानी जो इलेक्ट्रॉन लगते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो होती है वैलेंसी। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्चुअली आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिससे डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost cell of an atom. ओके, सो एटम के आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन को देखा जाए, फिर से क्लोरीन ही लेते हैं हम। तो आप बोलते हो क्लोरीन बहुत पसंद है, चलो सॉल्ट बनता है उससे ही, सॉल्ट बनता है जो सॉल्ट के बिना कोई भी सब्जी अच्छी लगेगी, तो सीएल सॉल्ट बनाते हैं ना, तो चलो सीएल को पसंद करते हैं, ऐसे समझो नमकीन पसंद है मेरे को इसलिए। तो क्लोरीन 17 है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोरीन 17 है तो इसका मतलब क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, 2 8 7। तो लास्ट सेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7। ओके, तो इस वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में फर्क क्या है वो देखो। तो वैलेंसी
1 है क्लोरीन की, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। वही चीज हम फिर से Mg के लिए लेते हैं, तो Mg कैसे लिखते हैं, 282। तो यहाँ पे 2 दिया क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना था, इसलिए वैलेंसी 2 हुई। पर लेकिन यहाँ पे लास्ट सेल में कितने प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम में, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी सेम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम। तो कुछ ऐसे एटम होते हैं जिसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, स्पेशली एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, या स्टार्टिंग के जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में स्पेशली राइट साइड में, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी अलग होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं। तो ये पहले तो है फर्क समझ लो आप, वैलेंसी अलग चीज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग चीज है। ओके, तो ये चीजें आपको अगर समझ में आएगी तो आप वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूजन नहीं करोगे। ओके दोस्तों, तो अभी वैलेंसी हुई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुआ। चलो अब आगे देखते हैं पीरियोडिक ट्रेन्स। ओके, क्या देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेन्स। तो पीरियोडिक ट्रेन्स क्या होता है, पहले तो एटॉमिक साइज समझो। एटॉमिक साइज क्या होती है, देखो हाइड्रोजन देखा आपने, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है हाइड्रोजन की, हाँ के सेल, इसकी साइज इतनी है। और हम फिर से मेरे पसंद का क्लोरीन लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 17। तो फर्स्ट से, सेकेंड से और थर्ड से अच्छे से निकालते हैं। ओके, ये न्यूक्लियस होगा अंदर का, बराबर ना, ये तो आपको तो ये स्ट्रक्चर पता है एटम का। तो के सेल में 2 है, 8 है, और लास्ट थर्ड सेल में जो इसी का सब सेल होता है उसमें 7 है। तो साइज दोनों दोनों की देखो, तो इसका मतलब बोल सकते हैं हम एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी, क्योंकि देखो न्यूक्लियस का लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस सेल का डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस दोनों में फर्क है। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, तो आप बोलेंगे एटम की रेडियस मेजर करना इतना आसान नहीं। एटम जो दिखता है ना, डाल्टन्स बोला ना, इट इज टीनी पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल और नॉट विजिबल। तो ये दिखता नहीं, बोलेंगे हम कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस देखो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस increases along the period। ओके, along the period क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, बट डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रीजेस। क्या होती है, डिक्रीजेस। कैसे, कैसे पीरियोडिक टेबल निकालते हैं हम, वही अपना जो फॉर्मेट है प्रॉपर पहले वाला। ओके, और लास्ट में नीचे ये सॉरी ये ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन देखा और यहाँ पे क्लोरीन देखा, तो दोनों में ये लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का है। तो इसका मतलब ये होते हैं, ये जो ऐसा होता है उसको बोलते हैं पीरियड। कितने होते हैं पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है, 7। और ग्रुप कितने होते हैं, 1 2 3 2 12 13 टू 18 ये ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप नीचे होते हैं, पीरियड ऐसे होते हैं, ग्रुप इधर होते हैं, डाउन द ग्रुप उसको बोलते हैं। तो ग्रुप डाउन द ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे होगी, तो ये हमें देखना है। तो ये हमने निकाला, बराबर ना, ये हमने निकाला। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस बढ़ती नजर आई। पर लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, क्लोरीन थर्ड पीरियड में, अगर आप अलोंग द पीरियड बोलेंगे तो कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, डिफरेंट तो रहेगा ना, पीरियड ही चेंज हो ना, तो इसलिए आपको सेम पीरियड लेना पड़ेगा। तो अगर क्लोरीन का थर्ड पीरियड का क्लोरीन ले रहे तो यस ब्लॉक में स्टार्टिंग में भी आपको थर्ड पीरियड का एलिमेंट लेना पड़ेगा।
ओके, जैसे हम लेते हैं सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। अगर इन दोनों के रेडियस का कंपैरिजन किया जाएगा तो ये बोल सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली रेडियस सेम दिख रही, पर लेकिन ये जो रेडियस है वो कम होती जाती है जैसे अलोंग द पीरियड। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो ऐसा क्यों सर, अगर यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे भी 3 सेल है, तो डिक्रीज क्यों हुई? देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से 1, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से 7। तो लास्ट सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन 1 है, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखो न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें बहुत सारे प्रोटॉन है, और इसमें भी डिफरेंट सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज, उसका अट्रैक्शन होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से ये न्यूक्लियस की तरफ कौन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसलिए वो क्या करते हैं न्यूक्लियस की तरफ जाते, तो उससे साइज कम हो जाती। तो इसका नहीं होता है वैसे, इसलिए अलोंग द पीरियड जैसे जैसे जाते जाते हम, तो वैसे वैसे साइज कम होती जाती। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। समझ में आया दोस्तों? पहले आपको इसलिए बताया था क्योंकि आप ये कहीं का भी एलिमेंट लेंगे वो कहीं का भी लेंगे तो इसका मतलब गलत तो होगा ना, तो इसलिए पीरियड तो अलोंग द पीरियड बोले तो एक ही पीरियड का लेना पड़ेगा। चलो डाउन द ग्रुप कैसे बढ़ता है, ये डिक्रीज नहीं तो क्या होता है, बढ़ता है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो क्लोरीन है, कितना है 17 है। अभी क्लोरीन के नीचे का हाइड्रोजन ग्रुप में से नीचे का जो लेते हैं ब्रोमीन वाला लेते हैं, ब्रोमीन कितना होता है 35 एटॉमिक नंबर है, तो 35 कैसे लिख सकते हैं 2 8 8। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखना है ऐसा, तो 2 8 8 कितना होता है 18, फिर लिखते हैं 2 हम कितना 20, और रिमेनिंग के कितने लिखते हैं 15। ऐसा कैसे लिखोगे ना, सही कि नहीं? तो इससे अच्छा करो 2 8 18 कितना होगा 2 8 10 और 18 28, तो कितना बचेगा 7। ओके, तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ब्रोमीन का लिख सकते हैं। तो ये हुआ ब्रोमीन के न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो दोनों में साइज दिख रही है ना आपको, लास्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन से इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन से। ओके, पर लेकिन साइज दिख रही है क्यों, नंबर ऑफ सेल्स ऐड व्हेन वी गोज डाउन द ग्रुप, यानी हम जैसे ग्रुप में जाते हैं नीचे नीचे वैसे वैसे सेल्स बढ़ती, तो सेल्स बढ़ती तो इसका मतलब साइज तो बढ़ेगी ना, सेल्स अगर बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। कौन सा भी ग्रुप लो, फर्स्ट का लो या 18 का लो या 12 का लो, कुछ भी लो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जैसे एटॉमिक रेडियस होती है यानी एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज, वैसे ही आयोनिक रेडियस होती है, आयोनिक रेडियस और आयोनिक साइज बोल सकते हैं। एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस आर decreases along the period but it is increases down the group। तो ये फर्स्ट ट्रेंड हुआ कौन सा वाला, एटॉमिक साइज का। ओके दोस्तों, चलो सेकंड ट्रेंड देखते हैं हम। सेकंड ट्रेंड क्या है, सेकंड ट्रेंड ओके पीरियोडिक टेबल फिर से निकालना पड़ेगा, तो चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना, लर्न हुआ होगा आपका अभी। चलो सेकंड ट्रेंड कौन सा है, सेकंड ट्रेंड देखते हैं हम, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। ओके, तो मेटालिक कैरेक्टर देखने के टाइम हम ये देख सकते हैं, क्या कौन सी चीज देख सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे जो होता है मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, तो एक बार देखो दोस्तों,
ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है एस ब्लॉक लेफ्ट साइड में और पी ब्लॉक राइट साइड में। तो यहाँ पे देखो बीच में डी ब्लॉक है। तो हम जैसे पीरियड को देखते हैं, पीरियड कैसे होता है अलोंग द, पीरियड कैसे होता है लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप कैसे होता है डाउन द, कैसे होता है नीचे अप डाउन, ये ग्रुप होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट साइड होती है वो मेटल के होते हैं, राइट साइड नॉन मेटल के। जैसे स्टेप्स दिख रहे हैं क्या आपको, ये स्टेप्स जो होते हैं, जैसे देखो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, वो नीचे नीचे जा रहे हैं ना स्टेप के हिसाब से, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ये जो होता है ये मेटालॉइड होता है। ये मेटालॉइड क्या कर रहे हैं, मेटल को और नॉन मेटल को सेपरेट कर रहे हैं। तो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब राइट साइड में देखा जाए तो मेटल्स होंगे और लेफ्ट साइड में देखा जाएगा तो नॉन मेटल्स होंगे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। वैसे ऊपर से देखो, ऊपर देखा जाए तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, देखो गैस है ना, वो देखो अच्छे से देखो, ये जो दिख रहे हैं ना बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये पार्ट है, ये टोटली नॉन मेटल है। ये तो लास्ट वाला कॉलम जो ग्रुप है वो इनर्ट गैस है, बराबर ना। पर लेकिन यहाँ पे जो मेटोलाइड है, ये मेटोलाइड इधर के मेटल होते हैं, उधर के नॉन मेटल होते हैं। तो इस हिसाब से अलोंग द पीरियड ऐसा होता है। अलोंग द पीरियड क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे जैसे आते हैं मेटल्स, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आपको पीरियोडिक ट्रेंड समझना है। तो पीरियोडिक टेबल पहले समझो कि कौन से साइड में कौन से एलिमेंट होते हैं, उसका नेचर क्या है। मोस्टली हमने ये जो 118 इलेक्ट्रॉन जो है, 118 एलिमेंट जो है, हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो उसके हिसाब से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ डाउन द ग्रुप एंड इट इज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ये चीज़ आपको समझनी है। समझ में आया दोस्तों, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इस तरह हम पीरियोडिक टेबल का स्टडी करके हम वो ट्रेंड्स, ओके, तो इस तरह पीरियोडिक टेबल को देख के हम समझ सकते हैं। तो आगे जाके मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल्स है और यहाँ पे मेटल्स है। एंड डाउन द ग्रुप ये बढ़ता है, यानी नीचे, क्योंकि यहाँ पे गैस है, बराबर ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। बोरॉन तो गैस नहीं, कार्बन गैस नहीं, बल्कि जो रिमेनिंग टोटल जो नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये जो इनर गैस, ये गैसेस है। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जाता है, इसलिए डाउन द ग्रुप नीचे मेटल है, ऊपर नॉन मेटल है, पी ब्लॉक में स्पेशली, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ते जाता है। ओके, समझ में आया दोस्तों। तीसरा लेते हैं हम, तीसरा देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अभी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ के जो एलिमेंट्स है, ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मेटल होते हैं, स्पेशली मेटल का नेचर क्या है, लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ओके, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एंड ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करते हैं पता है, फॉर द स्टेबिलिटी। सो ये लॉस करते हैं मोस्टली, और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन करते हैं। जो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसकी गेन करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से उसके ऊपर चार्ज आता है। तो हमें ये पता है कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और एनायन क्यों कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एनायन गेन, यानी इलेक्ट्रॉन आएगा और आने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर ये देगा मेटल से, ये जो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड है, वो जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
और यहाँ पे जो है नॉन मेटल्स और पी ब्लॉक के जो राइट साइड के एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या होगी, इंक्रीज, क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ की ये जो एलिमेंट है यहाँ इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और जितना कम इलेक्ट्रॉन लगेगा जितना जल्दी लेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी। इसलिए ये जो ग्रुप 17 है ना, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है, बराबर ना, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। और उसमें से अगर हैलोजन का अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। सब एलिमेंट जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा एलिमेंट्स है उसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन क्लोरीन दोनों की सेम होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट मैंने क्या बोला, फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है, ब्रोमीन की उससे ही कम है, इसका मतलब डाउन द ग्रुप क्या होगी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होगी, डाउन द ग्रुप डाउन होगी यानी डिक्रीज होगी। ओके, समझ में आया, इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, हो गया, ट्रेंड्स कौन सा होगा, एटॉमिक साइज होगा, आयोनिक साइज होगा, देन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये आप एक दूसरे के अपोज में, मेटेलिक बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक कम होता है। देन थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और एक जैसे देख सकते हैं हम, एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फोर्थ वाला ट्रेंड से आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये पहले ये चीज समझो, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी होती है एनर्जी, एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी। तो आयोनाइजेशन यानी कि आयन तैयार होना, जैसे सोडियम में देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है 281, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, फ्लोरीन वो क्या होता है 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज आएगा और ऑक्टेट कम हो जाएगा। तो पहली चीज ये भी समझो, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो एरो के राइट साइड में लिखा जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ये भी ध्यान में रखो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव आयन तैयार हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव आयन तैयार हुआ, इसका मतलब आयन तैयार होना, एटम से आयन बनना। एटम से आयन कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, लॉस करेगा या गेन करेगा तो वो आयन बन जाएगा, एटम आयन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयन बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अभी अभी आपको समझना है आयन कौन बनता है, और स्पेशली ये ध्यान में रखो, पॉजिटिव मेटल का कैरेक्टर है लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो वो आयन बनेगा, वो छोड़ दो, पर लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, वो तो देगा, देने वाला आपको पता है, देने वाला इतना देने वाला अपने धुन में मस्त रहता है। ओके, देने वाला अपने धुन में मस्त रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेने वाले को जरूरत होती है तो वो लेता है, लेने के लिए वो इधर उधर देखता है, कौन देने वाला है, तो इसका मतलब उसी हिसाब से वो सोचता है कि मेरे को कौन देगा, तो ये ध्यान रखता है कौन देगा। तो एक क्लोरीन जो होता है, हाइड्रोजन होते हैं, उनको एक की जरूरत होती है, तो ये क्या करते, लेते। तो लेने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती, बराबर ना। अभी देखो, लेने के लिए एनर्जी चाहिए होती, सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देने के लिए एनर्जी चाहिए होती। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मेटल है, ये इस साइड का मेटल है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इस आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका मतलब वो उसको एनर्जी लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी मेटल है, उनका नेचर है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा तो उसको एनर्जी कम लगेगी ना। ये लेता है, लेने के लिए आसानी से नहीं मिल रहा है ना कोई एलिमेंट, कोई एटम, तो उनको ढूंढना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो एटम होते हैं उनका आयन बनना आसान है,
एनर्जी कम लगेगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम है उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन देगा, उसके हिसाब से उसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब बोल सकते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम है। क्या है? सेम है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी, इसका मतलब अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी समझ में आती है। ओके, समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह हमें ये करना है। ओके, और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे हमें और हिम्मत आ जाती है या उत्साह बढ़ जाता है। चलो बच्चे देख रहे हैं, बच्चों का फायदा हो रहा है, तो बच्चे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो उससे और हिम्मत मिलती है। और एक कमेंट करने में क्या दिक्कत है, एक लाइक करने में क्या दिक्कत है, या कोई नया हो देख रहा हो उसका फायदा होना चाहिए, उसी हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। पर लेकिन वो अगर एक सब्सक्राइब करेगा, लाइक बटन पे क्लिक करेगा, तो आपका कुछ नुकसान होगा, पर लेकिन आगे की जो वीडियो है, नए नए वीडियो है, एजुकेशन, हमारा एजुकेशन चैनल, हम जितने ज़्यादा नॉलेज आपको दे सके उतना देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका फायदा होगा। तो आपके फायदे के हिसाब से आप एक बार लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, अगर नए होंगे तो कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होगी। तो चलो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं फिर से। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे एडिशनल चीजें तो उसमें होता है, एक एसिडिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओके, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, तो ये पहले चीज समझ लो। एसिडिटी कौन, यानी इसके लिए हमें एसिड एंड बेस समझना पड़ेगा। तो एसिड कौन होता है? जो एच बॉन्ड फॉर्म करता है आसानी से, और जो बेस होता है वो OH के साथ, जिसमें OH होता है। तो यहाँ पे देखो H का नेचर क्या है, H के ऊपर प्लस साइन होता है, OH के ऊपर माइनस साइन होता है। तो इसका मतलब प्लस साइन होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस साइड के जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो H के साथ ये जाएंगे। तो अगर फ्लोरीन का देखा जाए तो HF और HI है, HF, HCl, HBr, HI, ये चार एसिड है, सपोज इनके पास हाइड्रोजन है। तो एसिड की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? जो आसानी से H+ आयन देगा उसको बोलते हैं एसिड। तो HF में और HI में सबसे आसानी से H कौन देगा? HI। क्यों देगा? HF क्यों नहीं देता? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा। HI में क्या होता है? I जो I यानी आयोडीन, आयोडीन की साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी होने की वजह से आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस सेल में न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसका अट्रैक्शन कम होता है। तो जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन से आसानी से ब्रेक हो जाता है और आसानी से हाइड्रोजन निकल जाता है। और जो सबसे आसान तरीके से हाइड्रोजन देगा उसको बोलते हैं एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी एसिड इजीली हाइड्रोजन जो देता है उसको बोलते हैं एसिड, जो इजीली OH देता है उसको बोलते हैं बेस। तो इसी हिसाब से वो डेफिनेशन आते हैं। तो इसका मतलब एसिडिटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। क्या होगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। है एरो डिक्रीज का है, ऐसा मत समझो। इंक्रीज यानी नीचे नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप ऐसे लिख सकते हैं, डाउन द ग्रुप एसिडिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑब्वियसली एसिडिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी, यानी बेसिसिटी कहाँ पे होती है? पीरियोडिक टेबल के ऊपर के साइड पे बेसिसिटी ज्यादा होती है, एसिडिटी कम होती है। और पीरियोडिक टेबल के नीचे के साइड में बेसिसिटी कम होती है, एसिडिटी ज्यादा होती है। ओके, समझ में आया? डाउन द ग्रुप समझ में आया। अभी हम इधर से देखेंगे कौन से साइड से, अलोंग द पीरियड। तो देखो मैंने अभी बोला कि हाइड्रोजन एसिड फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा है। एसिड फॉर्मेशन में हाइड्रोजन बहुत सारा ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आसानी से एसिड बनता है, एसिड तैयार होता है, H+ आसानी से देता है, तो इसका मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, क्योंकि देखो मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव।
ओके। और हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो पॉसिबल है, इसका मतलब यहाँ जो एसिड फॉर्मेशन वो कम होंगी, तो एसिड फॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में कम होंगे, तो इसका मतलब बेसिक फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, यानी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में बेसिसिटी ज़्यादा होगी, राइट साइड में बेसिसिटी कम होगी, एसिडिटी ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो अलोंग द पीरियड एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और बेसिसिटी कम हो जाती है। तो इस तरह कुछ ट्रेंड्स थे, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, their metallic character, non-metallic character, electronegativity, ionization enthalpy, acidity and basicity, ऐसे कुछ ट्रेंड्स है। अगर पीरियोडिक टेबल समझ में आया, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लर्न हुए और ये ट्रेंड्स लर्न हुए ना, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आसानी हो जाएगी। चाहे आप 10th के लिए अच्छे से कर सकते हो, लेकिन आगे जाके देखो, आगे भी आप हमें 11th-12th साइंस में बहुत अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है। जैसे केमिस्ट्री समझ में आएगा तो साइंस समझ में आएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा डीप स्टडी करो। खाली एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं मत करो, तो आगे के लिए फायदा होगा, इस हिसाब से स्टडी करो। इससे आपको आगे भी फायदा होगा और 10th में भी फायदा होगा। जो भी साइंस के पीरियोडिक टेबल रिलेटेड या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड लेसन है, वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ओके, समझ में आया दोस्तों? अगर कोई आपको दिक्कत है, अगर कोई परेशानी, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, उससे और ज़्यादा मैं नॉलेज ले सकूँगा। ओके, लेकिन एक बात मत भूलो बच्चों, फिर एक बार दोहराता हूँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक करो और कमेंट्स करो, जिससे हमें और उत्साह मिलता है और हमें वीडियो बनाने का और मौका मिलेगा, और हम एक इंटरेस्टिंग कि चलो बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चों का फायदा हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम उनके लिए और नए नए वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो हम डाल सकेंगे। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।